हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास में हम पहले ये देखेंगे ब्रिटिश के आने से पहले भारत में शिक्षा कैसी पद्धति क्या थी और ब्रिटिश के आने के बाद शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ, किस तरह से हुआ, कब कब हुआ, क्या पूरे एक क्रमिक रूप से देखते हैं। चलिए पहले ब्रिटिश पूर्व शिक्षा पद्धति को हम देखते हैं। ब्रिटिश पूर्व शिक्षा पद्धति में भारत में जैसे हिंदू इनके लिए गुरुकुल गुरुकुल पाठशाला पाठशालाएं अब स्थानीय मंदिरों में दिया जाता था। उसमें सिखाया जाता था, जैसे गुरुकुल पद्धति में सिखाया जाता था गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र इत्यादि शिक्षा दी जाती थी ना। और पाठशालों में और क्या कहते हैं, और मंदिरों में क्या कहते हैं, वेद, धर्म ग्रंथ, साहित्य से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। ये हिंदू सब था। ये केवल क्या कहते हैं, शिक्षा का माध्यम इनका व्यवसायिक नहीं था। ठीक है, चलिए और मुस्लिम शिक्षा पद्धति देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा पद्धति दो प्रकार की दी जाती थी ब्रिटिश के पूर्व। एक होता था मकतब और दूसरा मदरसा। मकतब उच्च शिक्षा है, सॉरी प्राथमिक शिक्षा थी, ये मस्जिद में दी जाती थी। मस्जिद में यहाँ कुरान लिखना पढ़ना और मौलिक चीज़ें सिखाई जाती थी। और मदरसा होती थी उच्च शिक्षा पद्धति। यहाँ क्या कहते हैं, धार्मिक एवं लौकिक ज्ञान दिया जाता था। मदरसा जैसे इस समय का क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय कॉलेज होता था और मकतब प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, यह मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा पद्धति थी। ठीक है, चलिए अब चलिए देखते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति। ब्रिटिश के आने के बाद शुरुआत में ब्रिटिश जब शुरू में आई तो यह व्यापारिक कंपनी थी। 1765 में द्वैत शासन था। फिर 1765 में द्वैत शासन था। द्वैत शासन में क्षेत्रीय राजाओं का और ब्रिटिश का। ठीक है, उसके बाद 1772 में ब्रिटिश शासन हुआ। तो इसीलिए 1772 के तक क्या कहते हैं, 50 से 60 वर्षों तक ब्रिटिश शिक्षा को लेकर कोई भारत में कोई सुधार या कोई कदम नहीं उठाए। चलिए उसके बाद ब्रिटिश शिक्षा में सुधार करते हैं, तकनीकी है, उसके बारे में देखते हैं इनका उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश कुछ भी भारत में कार्य किए उनका एक ही उपदेश था, औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए, ना कि भारतीय समाज के लिए। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य, ब्रिटिश का उद्देश्य ये भी था, जब भारत में आए तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ की लैंग्वेज और ये समझने में प्रॉब्लम होती थी, लोगों से संवाद करने में, ये करने में, तो उन्होंने इसीलिए शिक्षा में सुधार करने को सोचा। चलिए ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले ब्रिटिश प्रारंभिक प्रयास। औपनिवेशिक शैक्षणिक संस्थान सबसे पहले उन्होंने 1781 में कलकत्ता में मदरसा में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अरबी और फारसी भाषा की पढ़ाई हेतु स्थापना की। 1791 में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा बनारस रेजिडेंट द्वारा स्थापित, ताकि हिंदुओं को धर्म और कानून की शिक्षा दी जा सके। ठीक है, चलिए सांस्कृतिक एवं आधुनिक कदम। साहित्यिक विकास। 1784 में साहित्यिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा स्थापना की। इसने अभिज्ञान शकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसलिए किया कि किसी की भी इतिहास जानना हो तो उसके क्या कहते हैं, भूत काल में जाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने यहाँ के भारत की संस्कृत सभ्यता को समझने के लिए यहाँ भारत के साहित्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, उनको पढ़ा समझा, फिर भारत के बारे में समझने की कोशिश की। इसलिए अभिज्ञान संकुलन का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय डेविड एयर द्वारा। पश्चात शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, चलिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा। चार्ल्स वुड डिस्पेस 1884 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या होता है बता देते हैं। ज़्यादातर इसके बारे में आप
क्या कहते हैं पॉलिटी में समझेंगे, लेकिन यहाँ हम समझ। इंग्लैंड का एक ऐतिहासिक कानून दस्तावेज है जिसे 1215 में 15 जून 1215 में ईस्वी को राजा जॉन ने सामंतों के दबाव में हस्ताक्षर किया था और ये अधिकार दिया था। उसमें कहा था कि व्यक्ति हो चाहे राजा, कानून से बढ़कर कोई नहीं, सबसे ऊपर कानून है। ठीक है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए, हर व्यक्ति चाहे वो राजा हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, सबसे कानून के सब नीचे ही है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी का काल शिक्षा पर क्रांति का ढांचा प्रस्तुत किया। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की। ठीक है, हाई स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना हो, मातृभाषा अंग्रेजी दोनों में का सहअस्तित्व। कहा गया कि प्राइमरी स्तर पे जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में, और जो उच्च स्तरीय जैसे हाई स्कूल की, तो वहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा प्लस अंग्रेजी दोनों में हो। ठीक है, और उच्च शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाई गई, मद्रास तथा कलकत्ता में 1857 में। ठीक है, चलिए, ये डलहौजी का क्या कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के काल में शिक्षा का विकास हुआ था। पॉइंट टू पॉइंट याद करिए। प्रशासनिक एवं नीतिगत सिफारिशें, निजी क्षेत्र को बढ़ावा, सरकारी प्रयासों को पूरक के रूप में निजी शिक्षण संस्थाओं का अनुदान सहायता दी जाए। सरकारी शिक्षाओं को जैसे आज अनुदान मिलता है उसी तरह से कि शिक्षा का विकास हो। विभागों का गठन किया जाए, प्रांतों से पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश, मतलब एक एजुकेशन क्या कहते हैं डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। डलहौजी के काल में हुआ था ये सब। विशेष प्रोत्साहन, स्त्री शिक्षा, महिला साक्षरता तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष। पहले महिलाओं को शिक्षा पर ज़्यादा नहीं, इसमें कहा गया कि महिला की शिक्षा, महिलाओं पे शिक्षा और तथा तकनीकी और एवं व्यावसायिक शिक्षा ऐसा दिया जाए कि लोग उससे कुछ जीवनोपार्जन के लिए अपना रोजगार कर सकें। ठीक है, अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षकों को गुणवत्ता हेतु प्रशिक्षण संस्थान की जाए। जो शिक्षा दे रहे हैं पहले उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें मतलब ट्रेनिंग दी जाए। जैसे इस समय आज के समय उद्देश्य क्या था, सुझाव अनेक अर्थों में सकारात्मक थे, परंतु अंतिम लक्ष्य केवल औपनिवेशिक हित की पूर्ति था। उद्देश्य कुछ भी हो, लग रहा था कि ये भारत के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनका एक ही लक्ष्य था, औपनिवेशिक हित। जो बताए ना हम, ब्रिटिश कुछ भी करते थे उनका एक लक्ष्य हुआ। चलिए, प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी। चलिए, प्राच्यवादी के मतलब समझ लेते हैं और आंग्लवादी तब चलते हैं। प्राच्यवादी थे भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान का सम्मान करते थे। ये भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन ज्ञान का सम्मान करते थे। प्राचीन ज्ञान जो था, इनका कहना था शिक्षा का माध्यम जो संस्कृत, अरबी, फारसी में और स्थानीय भाषा में दी जाए। इनका कहना था शिक्षा जो संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषा में दी जाए। भारतीयों को उनके अपने ज्ञान से निपुण बनाया जाए। इनका कहना था भारतीयों को उनके ज्ञान से निपुण, वो अपने साहित्य के बारे में पढ़े, संस्कृति के बारे में पढ़े, इसके लिए उन्हें निपुण बनाया जाए। ठीक है, ये प्राच्यवादी कहते थे। और आंग्लवादियों का कहना था पश्चिमी विज्ञान शिक्षा। इनका कहना था पश्चिमी शिक्षा, साहित्य एवं दर्शन के बारे में दिया जाए। मतलब इनका कहना था कि भारत में शिक्षा का जो हो कि पश्चिमी विज्ञान, साहित्य और दर्शन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कहा गया शिक्षा इनको ये दिया जाए। केवल अंग्रेजी भाषा माध्यम, इनका कहना था केवल अंग्रेजी भाषा, शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा, एजुकेशन की जो लैंग्वेज हो केवल इंग्लिश हो। यह भारतीयों का पश्चिमीकरण करना और ब्रिटिश प्रशासन के लिए वफादार बाबू, इनका एक ही उद्देश्य था, भारतीय का पश्चिमीकरण करना और ब्रिटिशों के लिए कलर्क बाबू तैयार करना। ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम
पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को लेकर अंग्रेजों अधिकारियों में विचारकों में मतभेद किया गया। प्राच्यवादी शिक्षा में भारतीय भाषा, पारंपरिक दर्शन एवं साहित्य के पक्षधर थे। मुख्य समर्थक जेम्स प्रिंसेस, वारेन हेस्टिंग, विल्सन एवं मुनरो, इनको याद किया गया। दृष्टिकोण था शिक्षा देसी भाषाओं और संस्कृत फारसी माध्यम में दी जाए। जो आगे हम बात कुछ आंग्लवादियों का, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी भाषा के प्रबल समर्थक थे। इनका कहना था, ये समर्थक थे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले तथा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भी पश्चात शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन क्या कहना था, हम अपने संस्कृति और सभ्यता को सीखें, उसके बाद हम दूसरों की भी ज्ञान को भी अर्जित करें। ठीक है। दृष्टिकोण क्या था, पश्चात आधुनिक ज्ञान को केवल अंग्रेजी माध्यम से ही दिया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले कहता है, भारत अथवा समस्त पूर्वी ज्ञान बेकार है। इसने कहा, यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक अकेला तख्ता ही संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य के मूल्यांकन के बराबर है। यह मैकाले, इनका कहना था, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता और अरब की है ज्ञान, वो यूरोप की किसी एक अलमारी के बराबर है। चलिए, लॉर्ड थॉमस मंगिस्टन मैकाले, इनका पूरा नाम था। चलिए, इन्होंने का अधोनिस्पंदन सिद्धांत दिया। मैकाले अधोनिस्पंदन सिद्धांत दिया। ये क्या है, इनका कहना था, निस्पंदन का मतलब समझ लेते हैं तो आप जान जाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ समझ जाए, ये होता है छन कर नीचे आना, छन कर नीचे आता है। जैसे चाय की छन्नी से चाय छनकर नीचे गिरती। इनका कहना, शिक्षा समाज के केवल उच्च वर्ग को दो। मैकाले बाबू कहते थे, ये उच्च वर्ग को दो ना, केवल दी जाए, और फिर यह शिक्षा धीरे धीरे छन कर नीचे जाए और फिर वहाँ समाज के निचले और आम वर्ग तक पहुँच जाएगी। इनका कहना था, उच्च वर्गों को शिक्षित कर दो, उसके बाद छन छन के नीचे जाएगी और समाज को और वर्गों को शिक्षित कर देगी। बारे मैकाले बाबू। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। चलिए, ब्रिटिश केवल समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, जिससे छन छन कर स्वतः ही नीचे वर्ग तक जाए। चलिए, वास्तविक औपनिवेशिक उद्देश्य था, रक्त और रंग से भारतीय, किंतु रुचि और बुद्धि से अंग्रेजी वर्ग का निर्माण, प्रशासनिक उपयोगिता की दृष्टि बाबू कलर तैयार करना, जो हमने आके बनाया। शिक्षा का केवल एक ही माध्यम था, शरीर और शकल से तो इंडियन हो, लेकिन दिमाग से वो ब्रिटिशर हो, ब्रिटिश की तरह अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी जाने, इसलिए कि क्या कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का सहायता कर सकते, बाबू वो कलर का काम कर सके, और कोई उनकी शिक्षा देने का उद्देश्य नहीं था। ठीक है। चलिए, ब्रिटिश कालीन प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में देख लेते हैं। 1854 चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। लॉर्ड डलहौजी, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा विश्वविद्यालय की स्थापना। 1882 में हंटर कमीशन, लॉर्ड रिपेन, मुख्यतः प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में सुधार के लिए। 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, लॉर्ड कर्जन, विश्वविद्यालय सरकारी और नियंत्रणों को प्रयास करना। 1717 में स्टैंडर्ड विधि आयोग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 12 वर्षीय स्कूल तथा त्रिवर्षीय, जो आज त्रिवर्षीय स्नातक चलता था, उसके पहले 2 वर्षीय का था। ठीक है। 1937 में वर्धा शिक्षा योजना, लॉर्ड नीथ को उस समय था गवर्नर जनरल। जाकिर हुसैन समिति का गठन, 7 से 14 वर्ष का निःशुल्क शिक्षा, जो सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत लागू किया। 1984 में सर्जेंट योजना, लॉर्ड वेबल के कार्य, प्रारंभिक शिक्षा पर अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया गया, सरकार ने लागू नहीं किया। इसने कहा प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य एजुकेशन होना चाहिए, जो लागू नहीं किया। 1984 में राधा कृष्णन आयोग, सी राजगोपालाचार्य उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी, जो इस समय आए दिन यूजीसी घेरे में रहती है। ठीक है। यह था भारत के पूर्व और ब्रिटिश के पूर्व और ब्रिटिश के आने के बाद शिक्षा पद्धति कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस डेट में कौन सा बना, क्या आयोग आई, किस तरह से, पूरा एक हमने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
जो इम्पोर्टेंट था सब इस पीपीटी में दे दिया। आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर या व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर लें और आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें से इतना निचोड़ के निकाल पाएंगे नहीं, हमने पूरा निचोड़ के निकाल दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।